गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोचअप आईएएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जनरल स्टडी पेपर 2 का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल स्टडी पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डील करेंगे। पहला मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, और सेकंड मैंने बताया था इट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था कि नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां तक फर्स्ट पार्ट का सवाल है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस भी किया है। इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने करवाया है आप लोगों को इस टॉपिक पे, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है वो भी मैंने आप लोगों को दिया था लिखने के लिए। कुछ लोगों ने लिख के मुझे इनबॉक्स किया है, कुछ लोगों ने नहीं इनबॉक्स किया है। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उन क्वेश्चंस को लिख के और इनबॉक्स कर दीजिए, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड पार्ट, दैट इज नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि राजनीतिक प्रणाली की क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता। तो आप लोग स्लाइड एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैं 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए ब्लैंक कर रहा हूं। इनफैक्ट आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जब भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है, जब भी राजनीतिक प्रणाली की बात आती है, तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में यह आता है कि डू वी रियली नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑर्डर टू लीड अ गुड क्वालिटी और अ प्रॉपर लाइफ। तो सबसे पहले यही चीज आती है कि इट इज वेरी नेचुरल क्वेश्चन दैट डू वी रियली नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑर्डर टू लीड अ प्रॉपर लाइफ। दिस इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन. It comes into mind of each and every person that do we really need a political system in order to lead a proper life? And obviously there can be 2 answers, either yes or no, ठीक है। कुछ लोगों का ओपिनियन हो सकता है कि yes we need a political system in order to make a proper balance into the society, and there can be a section which can opine that there is no need of the political system. तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक सेक्शन जो बोलती है कि yes we need a political system, then why we need the political system, and दूसरा सेक्शन हम देखेंगे कि जो ये कहता है कि no we don't need the political system. then वहां पे हम एनालाइज करेंगे okay then why not, क्यों नहीं, why do we not need the political system. तो ये 2 सेक्शन हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का ये दोनों फलक्रम है। इसी के अराउंड हम लोग सारा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसी चीज को थोड़ा सा हिंदी मीडियम में भी समझा देता हूं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। सेम यही स्लाइड हिंदी मीडियम में भी है, ये हिंदी मीडियम वालों का है कि यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या हमें उचित जीवन जीने के लिए वास्तव में एक राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है। तो ये जो प्रश्न है जो हर एक के दिमाग में आता है, इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला, हाँ बिल्कुल राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है, और दूसरा, नहीं राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं कि हाँ राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है,
तो वहां पे बात ये होगी कि भाई क्यों है, बताइए क्या कारण है कि राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है। और जो सेक्शन ये बोलता है कि नहीं राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, तो उसे भी इस बात का आंसर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। तो हम लोग जो है अपना डिस्कशन या अपना जो एनालिसिस है वो इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि व्हाई डू वी नॉट नीड द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, हमें राजनीतिक प्रणाली की समाज में आवश्यकता क्यों नहीं है, इसको कौन कौन लोग सपोर्ट करते थे, क्या उन लोगों का आर्गुमेंट था कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो सारी बातें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आता हूं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई नॉट, व्हाई डू वी नॉट नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, क्यों हमें राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। पहले ये मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि स्लाइड का साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसके बाद ठीक मैंने फिर जो है अगले पेज में इसी चीज़ को मैंने हिंदी में भी बताया है, तो मैं दोनों में समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहता है इसमें, फ्यू स्कॉलर्स बिलीव दैट पीपल डू नॉट नीड पॉलिटिकल सिस्टम, रादर इट इज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेक्स committed by human in the past. That means if all the people work rationally and with mutual trust, then there will be no need of the political system. तो वो स्कॉलर्स या वो फिलोसोफर जो लोग ये कहते थे कि सोसाइटी के लिए किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने क्या आर्गुमेंट दिया, उन लोगों ने आर्गुमेंट दिया कि सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो आज आप देख रहे हैं, दिस पॉलिटिकल सिस्टम इज बेसिकली द मिस्टेक ऑफ ह्यूमन इन द पास्ट। देखिए क्या आर्गुमेंट देते हैं ये लोग कहते हैं कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की सोसाइटी में जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम हम आज देख रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम हम देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ मिस्टेक ऑफ ह्यूमन इन दी पास्ट। लोगों ने ही पास्ट में कुछ मिस्टेक किया है, उसी के कारण जो है पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट अराइज हुआ है। सो दैट वॉज देयर फर्स्ट आर्गुमेंट। ये वाले पे इन लोगों ने इस पे आर्गुमेंट किया कि ये पास्ट में ह्यूमन का मिस्टेक है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, फिर ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, अगर वो लोग रेशनल तरीके से बिहेव करें, अगर वो लोग रेशनल तरीके से बिहेव करें और साथ में एक दूसरे के ऊपर अगर म्यूचुअल ट्रस्ट रखें, क्या करें, पहला तो समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति, सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वे लोग रेशनल तरीके से बिहेव करें और साथ में उनके बीच में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट हो, तो किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। दैट वॉज द आर्गुमेंट ऑफ those scholars who believe that there is no need of the political system for leading a proper life। तो ये इनका पहला आर्गुमेंट था। मैं इस आर्गुमेंट को जो है फिर से फटाफट समअप कर देता हूं, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देयर वॉज अ section of scholars or philosophers who believe that there is no need of political system in the society. Even they said that the political system is the mistake of the human in the past. Okay? What did they further say? उन्होंने आगे कहा कि if the people of the society behave in a rational way and if they have the mutual trust over each other, then there will be no need of political system.
तो ये इनका पहला आर्गुमेंट था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो इस तरह का आर्गुमेंट था उसको कौन लोग सपोर्ट करते थे, कौन लोग मानते थे कि हाँ ये आर्गुमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसमें 3 लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स प्लस लेनिन। ठीक है, ये दो तो इसके मतलब इस व्यू के प्रोमिनेंट सपोर्टर थे। कार्ल मार्क्स एंड लेनिन, these both were the prominent supporter of the opinion that there is no need of political system in the society, क्योंकि ये लोग बेसिकली स्टेट के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब सिर्फ कार्ल मार्क्स और लेनिन ही नहीं, इसके साथ साथ गांधी जी भी जो थे उनका भी एक अपना ओपिनियन था। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि इफ ईच पर्सन ऑफ सोसाइटी गेट्स फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट देन देयर वुड बी नो नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो गांधी जी भी लगभग इसी तरह की बात करते थे। वो ये बोलते थे कि अगर सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर उन लोगों को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलता है या अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिलता है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, तो इस तरह के केस में पॉलिटिकल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या होता है? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का मतलब होता है दी एडवांसमेंट मीन्स दी होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक एडवांसमेंट मीन्स दी ओवरऑल एडवांसमेंट, मीन्स एडवांसमेंट into the field of education, advancement there should be the advancement into the field of economy, living standard, education। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। जो होलिस्टिक एडवांसमेंट या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की जो बात करते थे गांधी जी, वो एडवांसमेंट इनर और आउटर दोनों को इंक्लूड करता था। मीन्स द फिजिकल पार्ट एज वेल एज द इनर पार्ट, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी सब कुछ आ जाता था। ठीक है, तो मैं इसको समअप करता हूं फिर से कि इस तरह का ओपिनियन जिसमें यह कहा जाता था कि देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसके जो मेन सपोर्टर थे वो थे कार्ल मार्क्स और लेनिन। पर इसके साथ साथ गांधी जी भी ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर उनको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पॉलिटिकल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो राम राज्य वाली बात करते थे उस तरह का मतलब कंसेप्ट था गांधी जी का। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ह्यूमन का पास्ट में मिस्टेक है, और ये कहते हैं कि अगर लोग जो है रेशनल तरीके से अगर बिहेव करें, रेशनल तरीके से अगर लोग वर्क करें और साथ में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट हो तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स और लेनिन भी यही बात कहते थे, और गांधी जी भी उसको थोड़ा दूसरे तरीके से बोलते थे कि सोसाइटी के अगर हर एक आदमी को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पॉलिटिकल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट था, ये उन लोगों का आर्गुमेंट था जो लोग मानते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हिंदी वालों के लिए है। जो हिंदी वाले लोग जो है जो नोट्स बना रहे हैं उसको लिख सकते हैं, इसको इस चीज़ को समझाया हूँ मैं,
मैं पढ़ दे रहा हूं फटाफट हिंदी में कि कुछ विद्वानों या विचारकों का मानना है कि मनुष्यों को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं मनुष्य के इतिहास में गलतियों का परिणाम है। अर्थात यदि सभी मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था, ये देखिए जी लिखा है यहाँ पे की होगा, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर वही वाला पार्ट कि इस विचारधारा को मानने वालों में कम्युनिस्ट नेता कार्ल मार्क्स और लेनिन का नाम सर्वोपरि है, जहां यहाँ तक कि गांधी जी का भी मानते थे कि यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिले तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हिंदी मीडियम वालों के लिए। आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीन को नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। देखिए, तो एक तो सेक्शन था कि जो ये बिलीव करता था कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है, बट एक ऐसा भी सेक्शन था जो ये बिलीव करता था कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। तो फिर उन लोगों ने बेसिकली क्या कहा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां देखिए मैंने लिखा है, बट एक्सेप्ट दिस फ्यू फिलोसोफर most of the scholars believe that existence of state is essential to govern the population properly. The major reason behind this is that regardless of whether a person become highly intellectual or rational, he or she sometimes subject to selfishness and that may lead to conflict. ठीक है, क्लियर है। तो क्या है कि एक्सेप्ट फ्यू स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं या ज़्यादातर जो फिलोसोफर्स हैं वो ये मानते हैं कि सोसाइटी को प्रॉपर गवर्न करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को प्रॉपर गवर्न करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का होना ज़रूरी है। वो ये भी कहते हैं साथ में, क्या आर्गूमेंट देते हैं, आर्गूमेंट ये देते हैं कि भले लोग कितना भी रेशनल हो जाएं या भले ही लोग कितना भी इंटेलेक्चुअल हो जाएं, मीन्स सोसाइटी में रहने वाले लोग चाहे कितना भी इंटेलेक्चुअल हो जाएं या कितना भी रेशनल हो जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में लोग सेल्फिश हो जाते हैं, लोग स्वार्थी हो जाते हैं, और जब लोग सेल्फिश हो जाते हैं तब वो लोग ये इंटेलेक्चुअलिज्म और रेशनैलिटी भूल जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है, लोगों का जो डिफरेंस है, जो लोगों का एक दूसरे के लिए, या बोल सकते हैं कि जो लोगों में सेल्फिशनेस आता है, उससे जो डिफरेंसेज आते हैं वो डिफरेंसेज जो है वो कन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो, इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है ताकि लोग सही तरीके से गवर्न हो सके। फर्दर क्या बोलते हैं ये, फर्दर ये बोलते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ब्रिंग्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉमन लॉ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन लॉ, सो दैट ह्यूमन कैन बी फ्री फ्रॉम बेसिक इनसिक्योरिटी एंड कैन लीड एन ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। क्या कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, अगर एक स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, तो कभी भी एक ऐसा कॉमन लॉ नहीं बन पाएगा, एक इस तरह का कॉमन लॉ
नहीं बन पाएगा जिससे सोसाइटी का बिहेवियर कॉमन तरीके से गवर्न हो सके। और अगर इस तरह का कॉमन लॉ नहीं होगा तो लोगों के अंदर जो बेसिक चीज़ों को लेके या बेसिक इनसिक्योरिटी रहता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और जब वो ख़त्म नहीं होगा तो आप प्रॉपर लाइफ नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट समअप कर देता हूं कि एक्सेप्ट फ्यू स्कॉलर्स, मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर और स्कॉलर्स बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ, देखिए जब मैं स्टेट बोल रहा हूं तो पॉलिटिकल सिस्टम उसका इनहेरेंट पार्ट है, अपने आप अंडरस्टूड है कि पॉलिटिकल सिस्टम उसमें आ जाता है। तो मैंने क्या बताया कि एक्सेप्ट फ्यू स्कॉलर्स, मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर और स्कॉलर्स बिलीव दैट द political system is required or political system is essential in order to govern the society properly। उन लोगों ने बोला कि नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि किसी सोसाइटी में लोग कितना इंटेलेक्चुअल या रेशनल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा टाइम आता है, सम टाइम अ सिचुएशन अराइज, ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे लोग सेल्फिश हो जाते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे सब कुछ उनको चाहिए, या स्वार्थी हो जाते हैं। तो जब लोग सेल्फिश हो जाते हैं तो उस टाइम में लोग जो है रेशनलिटी और इंटेलेक्चुअलिज्म को भूल जाते हैं, और स्वार्थी होने के कारण वे इंडिविजुअलिज्म पे या इंडिविजुअल हो जाते हैं, जिससे कन्फ्लिक्ट अराइज होने का चांस होता है। तो इसलिए इस कन्फ्लिक्ट इस तरह का अराइज ना हो, इसके लिए एक कॉमन लॉ की जरूरत होती है, और ये कॉमन लॉ तभी बन सकता है जब एक प्रॉपर स्टेट हो, एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम हो। भाई लॉ कौन बनाता है? लॉ कौन बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो पार्लियामेंट होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वही तो लॉ फ्रेम करते हैं। तो इसलिए एक कॉमन लॉ बनाने के लिए स्टेट या पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है, और इस कॉमन लॉ के बनने का बेनिफिट ये होता है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग जो उनकी बेसिक इनसिक्योरिटी होती है वो उनका ख़त्म हो जाता है, और वो एक प्रॉपर या कंफर्टेबल लाइफ लीड करने लगते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली उन लोगों का आर्गुमेंट जो लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। अब तो बात हो गई कि दोनों सेक्शन के आर्गुमेंट की, कि ठीक है भाई पॉलिटिकल सिस्टम जो है क्यों नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम क्यों होना चाहिए। ये दोनों साइड का आर्गुमेंट था अपना अपना। ठीक है, इसी को देखिए हिंदी में लिखा हूं मैं, तो कुछ इसमें अलग नहीं है। जो इंग्लिश में मैंने वहां पे लिखा था वही चीज़ मैंने हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है। इस स्क्रीन को आप लोग पॉज करके और इसको हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं इसको फटाफट। किंतु कुछ लोगों की राय छोड़ दे तो अधिकांश विचारकों की राय है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए, देखिए मनुष्य गलत लिख गया है, गलत टाइप हुआ है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा इस मात्रा के लिए जरूरी होता है। इसकी प्रमुख वजह यही मानी जाती है कि मनुष्य जितना भी विवेकशील हो जाए या तर्कशील प्राणी हो, वह कभी न कभी या आमतौर पर स्वार्थ के अधीन होता है तथा एक दूसरे व्यक्ति से उसके टकराव की स्थिति बन जाती है। ठीक है, फिर कहता है कि राज्य का ढांचा सभी मनुष्यों को, फिर यहाँ मनुष्य गलत लिखा है, को एक निश्चित कानून व्यवस्था के दायरे में ले आता है ताकि अपनी मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर सभी एक सहज जीवन व्यतीत कर सके। तो जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया है उसी का ये हिंदी वाला पार्ट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। मतलब इंडिया में ऐसे कई एविडेंसेस हैं जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। तो उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। The need of political system is in India. The need of political system in India is clearly visible in the following forms. भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम की क्या ज़रूरत है।
तो अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों नहीं है। वो एक छोटा सा सेक्शन था स्कॉलर का जो ये मानता था कि पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग जो है ये बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है, इनफैक्ट एसेंशियल है। ठीक है, आर्गुमेंट भी हम लोगों ने दोनों साइड का देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो पहले आप लोग ये स्लाइड ठीक से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को 1 by 1 समझाता हूं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इन इंडिया द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन that can harm by the anti-national forces. Hence, in order to tackle this issue, it is essential for India to have a political system. ठीक है, देखिए इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इट हैज़ बीन अराउंड 70 ईयर्स, 70 साल हुआ है। तो अभी इन 70 सालों में इंडिया जो है नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में अभी इन्वॉल्व है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशू थे जो इंडिपेंडेंस के टाइम में रिजॉल्व नहीं हुए, जो आज भी इंडिया के सामने चैलेंज बनकर आता है। तो उन सभी चैलेंजेस के कारण इंडिया आज भी जो है नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। देखिए, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बॉर्डर इशू से रिलेटेड बात। नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इंडिया अभी ग्रोइंग फेज में है। इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई तरीके से या नई नई चीज़ें इंडिया को करनी पड़ती हैं। तो नेशनल बिल्डिंग जैसे लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है इंडिया में क्लास कन्फ्लिक्ट बहुत है, कास्टिज्म बहुत है। ठीक है, इंडिया में जो है आप बोल सकते हैं कि धर्म वगैरह पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंडिया अभी इंटरनली निपट रही है। तो अगर इंडिया नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में अभी नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के कहीं अगर बीच में है तो इसको एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर स्ट्रांग पॉलिटिकल अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो जो एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं वो हो सकता है कि नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस को रोक दें या नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में हर्डल लाएं। तो इसलिए इंडिया में जो है किसकी जरूरत है, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। हिंदी में इसको मैं बताता हूं, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत में मजबूत राजनीतिक प्रणाली का होना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे बहुत सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि काफ़ी बेसिक पे है इसलिए मैं बहुत डिटेल में एंटर नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं तो इनको बेसिक लेवल पे ही पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट, there are several challenges in front of internal security of India like terrorism, class conflict, casteism, naxalism, separatism, etc., which can be overcome by strong political system only। हिंदी में, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववादी इत्यादि। अतः इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक कि हमारे पास एक मजबूत राजनीतिक प्रणाली का ढांचा न हो। तो काफ़ी मिलता जुलता है दोनों, इसका ही जो है पार्ट है एक ये कि देखिए इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आंतरिक जो है सुरक्षा है इंडिया की। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि द सिक्योरिटी विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे नक्सलिज्म, नक्सलवादी। अक्सर आप सुनते होंगे छत्तीसगढ़ हो गया या झारखंड हो गया या
आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, वहाँ से अक्सर आप नक्सल्स के न्यूज़ सुनते होंगे कि नक्सलवादियों ने जो है या नक्सलियों ने जो है यहाँ पे अटैक कर दिया, वहाँ पे अटैक कर दिया, इतने पुलिस फोर्स को मार दिया। तो जैसे नक्सलिज्म है या टेररिज्म है जिसको आप आतंकवाद बोलते हैं, या इसी तरह से जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, अलगाववादी का मतलब ये हुआ कि वो सेक्शन जो एक नए कंट्री की मांग करता है, मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कुछ ऐसे भी सेक्शन के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अलग लैंड की डिमांड करते हैं, अलग कंट्री की डिमांड करते हैं, उनको हम लोग सेपरेटिस्ट बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जब आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो बार बार ये चीज़ आता है। तो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसके सामने कई तरह के चैलेंजेज है, जैसे नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, क्लास कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी rich and poor class of society, the conflict between the upper section of society and the lower section of society। तो क्लास कन्फ्लिक्ट है, ये भी तो इंटरनल इशू ही है। इसके साथ साथ जो है जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद वगैरह है, तो ये सारे जो इशू हैं वो इंडिया को इंटरनली वीक बनाते हैं, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। तो इस तरह के जो चैलेंजेज हैं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी से, इनसे निपटने के लिए जरूरी है कि इंडिया में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम हो, ठीक है। तो ये सेकेंड रीजन है जिसके कारण इंडिया में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। मैं फटाफट इसको सम अप कर दे रहा हूं दोनों पॉइंट को। देखिए, पहला पॉइंट, चूंकि इंडिया जो है एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है और अभी इसका जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस है अभी वो कंटिन्यू है, अभी वो चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एंटी नेशनल फोर्स हो सकते हैं जो इस नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस को रोकने की कोशिश करें। तो इस तरह के प्रॉब्लम या इस तरह के इश्यूज को टैकल करने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम का होना इंडिया में जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के सामने कई तरह के चैलेंजेस है, जैसे टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, सेपरेटिज्म है, क्लास कन्फ्लिक्ट है, कास्टिज्म है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं इनसे टैकल करने के लिए इंडिया में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। तो ये दो कारण हैं इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, मैं थोड़ा सा ब्लैंक कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। देखिए, कहता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर कंट्री और इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट एंड इट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग इक्वलिटी इन दी सोसाइटी बाय अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ डिप्राइव्ड क्लास थ्रू रिजर्वेशन एंड अदर पॉलिसीज related to social justice. Since a large section of society like women and poor children deprived from the basic facility of the government and hence they have not been able to join the main developmental stream of society. Therefore, it is the responsibility of government and it is possible through the strong political system. क्या कहता है? कहता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है और जो वेलफेयर स्टेट होता है, ठीक है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो उसका मार्जिनल सेक्शन है, जो उसका वंचित वर्ग है, ठीक है, मार्जिनल सेक्शन, वंचित वर्ग। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको। देखिए, वंचित वर्ग, वंचित वर्ग को हम बोलते हैं डिप्राइव्ड क्लास। इस टर्म को समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्राइव्ड क्लास बोलते हैं या कभी कभी मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको या तो डिप्राइव्ड क्लास बोलते हैं या मार्जिनल। देखिए, डिप्राइव्ड क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हो। जो वंचित वर्ग हो सकता है उसमें कोई भी कास्ट का आदमी हो सकता है। आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला,
ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया और वो पॉलिसी जो है, सपोज कर लीजिए कि सबके लिए वो एलिजिबल है, हर कोई आदमी उस पॉलिसी के लिए एलिजिबल है, तो वे लोग जिन तक उस पॉलिसी का लाभ नहीं पहुंच पाया उनको हम वंचित वर्ग बोलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी पुअर है, रिच है, किस कास्ट का है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जनधन योजना आया था। जनधन योजना में था कि 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको अकाउंट खोलना है। अब इसमें चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी, या वो पुअर हो या रिच हो, किसी भी धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है। अगर जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलने की बात हुई थी, अगर वो अकाउंट जो लोग एलिजिबल हैं अगर नहीं खोल पाए तो वो लोग वंचित वर्ग में आ गए, वो लोग मार्जिनल सेक्शन में आ गए। सिंपल सा बात समझिए कि एनी वन ऑफ दिस सोसाइटी हु हैज बीन मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज द मार्जिनल सेक्शन और द डिप्राइव्ड क्लास। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो देखिए यहां पे इंडिया जो है वो एक वेलफेयर कंट्री है, और इंडिया एक वेलफेयर कंट्री होने के नाते जो मार्जिनल सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको सोसाइटी का जो डेवलपमेंटल स्ट्रीम है उसमें जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो भारत के समाज के जो विकास की मुख्य धारा है उसके साथ उसको जोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो उसको जोड़ने के लिए अलग अलग तरह से जो है आरक्षण देती है, मतलब रिजर्वेशन दे रही है, अलग अलग तरह का जो है फंडिंग करती है, अलग अलग तरह का जो है पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। तो उन सबको करके जो डिप्राइव्ड क्लास है उसको सोसाइटी के डेवलपमेंटल स्ट्रीम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इस तरह के काम को करने के लिए या इस तरह का इक्वलिटी लाने के लिए किसी भी कंट्री में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। अदरवाइज ये जो ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट का कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रीम, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो इस थर्ड पॉइंट में यही सिंपल सा बात है कि चूंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए इंडिया जो भी डिप्राइव्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन या और जो अलग तरह के सोशल जस्टिस के जो स्कीम है उनके थ्रू सोसाइटी के डेवलपमेंटल स्ट्रीम से जोड़ना चाहता है। इसमें वीमेन और जो चिल्ड्रेन हैं वो ज़्यादा आते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड क्लास। तो उनको जो है डेवलपमेंटल स्ट्रीम के साथ जोड़ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम हो। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पे। देखिए, पीपल ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप लिव इन इंडिया, सो it is natural to have conflict among them. So it is natural to have, देखिए ये दो बार हो गया है, so it is natural to have conflict among them. Thus a proper law and proper law making house is required to create a balance among the interest of different section. Also judiciary become important in order to sort out conflict among the various group, and all the institutions are not possible without the state और political system. क्या कहता है? कहता है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं जिनका जो इंटरेस्ट है वो हेटेरोजीनियस है, एक दूसरे से अलग है। तो अगर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के अगर लोग इंडिया में रहते हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए एक लॉ मेकिंग बॉडी का होना भी जरूरी है, जैसे कि पार्लियामेंट, ठीक है। और साथ साथ अगर कन्फ्लिक्ट होता है
या जो लॉ मेकिंग बॉडी है अगर वो कोई लॉ बनाती है और अगर उस लॉ को लोग वायलेट करते हैं, फिर भी कन्फ्लिक्ट करते हैं अगर लोग, तो एक और ऐसी बॉडी होनी चाहिए जैसे कि जुडिशरी, जो उसको क्या करे, जस्टिस डिलीवर करे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग रहते हैं जिनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। अब इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए प्रॉपर एक लॉ मेकिंग बॉडी होना चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट, और साथ में लॉ मेकिंग बॉडी के साथ साथ एक और भी ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि इस लॉ के बेसिस पे जस्टिस डिलीवर करे, तो वो हो गया जुडिशरी। अब पार्लियामेंट या जुडिशरी दोनों ही इंस्टीट्यूशंस बिना स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम के पॉसिबल नहीं है। मतलब जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगा तब तक आप जुडिशरी या पार्लियामेंट को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है इंडिया में। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। मैं फिर से समअप कर देता हूँ। इंडिया में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के लोग रहते हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए और एक लॉ मेकिंग बॉडी होना चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट। साथ के साथ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए जो उस लॉ को वायलेट करने पे जस्टिस डिलीवर करे जैसे कि जुडिशियल सिस्टम। तो अब ये जुडिशियल सिस्टम या पार्लियामेंट तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट एग्जिस्ट करे, और जब गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम भी एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब हम लोग 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की। 5th पॉइंट क्या कहता है कि इंडिया इज पासिंग थ्रू अ रैपिड सोशल चेंज बिकॉज ऑफ विच the deprived class of society is strongly demanding for their rights. By this change, those sections of society have become uncomfortable who were in beneficial position from the previous system. This change naturally leads to stress, which sometimes appears as the atrocities against Dalits and women. In order to save this process of social change and modernization from this pressure and to turn it smoothly, a strong political structure is essential. क्या कहता है कि जो इंडिया है, that India is passing through a rapid transition. भारत में जो है आधुनिकीकरण या जो बदलाव है वो बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, स्पेशली 1991 के बाद इंडिया में जो है बहुत तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, या बोल सकते हैं कि जो भारत है वो 1991 के बाद इसे स्पेशली उसमें सामाजिक परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से हुई है। सोशल चेंज बहुत तेज हुआ है। अब इस सोशल चेंज में जो है, जो सोशल चेंज हो रहा है उसमें लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो जो इंडिया का जो डिप्राइव्ड सेक्शन था जिसको बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पाई हैं, वो डिप्राइव्ड सेक्शन अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। सिंपल सी बात समझिए कि इंडिया में जो है 1991 के बाद बहुत सारा अवेयरनेस आया लोगों के पास। इनफैक्ट जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशली उसके बाद, तो उसके बाद जो है लोगों को पता लगने लगा कि जो राइट्स हमें मिलने चाहिए वो राइट हमें नहीं मिले। तो जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन था सोसाइटी का या जो डिप्राइव्ड क्लास है सोसाइटी का, उसने अपने उस राइट के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया जो राइट्स उसको पिछले बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। तो अब उस राइट्स का जो डिमांड कर रही है जब डिप्राइव्ड क्लास, तो इससे वो सेक्शन अनकंफर्टेबल हो रहा है जो सेक्शन पिछले सिस्टम से बहुत कंफर्टेबल था या पिछले सेक्शन से उसको बहुत सारा एडवांटेज मिल रहा था। भाई सिंपल सी बात है, देखिए कि सोसाइटी के अंदर जो है दो तरह का जो है सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसको आप प्रिविलेज सेक्शन बोल सकते हैं और एक है
जो डिप्राइव्ड सेक्शन है। अब ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, ये अवेयरनेस होने के बाद अपने राइट का डिमांड कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है, ठीक है, अपने मांग के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। तो अब ये जो प्रिविलेज सेक्शन है, जो पिछले सिस्टम से बहुत कंफर्टेबल है और पिछले सिस्टम से जो है इसको बहुत सारा एडवांटेज मिलता रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जो वॉइस है इसको दबाने की ये लोग कोशिश करेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे कि इनको जो अब जो फैसिलिटी मिल रही है वो ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस डिप्राइव्ड क्लास को फैसिलिटी देना होगा तो जो प्रिविलेज क्लास है उसकी फैसिलिटी को कम करना पड़ेगा। तो इसके कारण इस सेक्शन में और इस सेक्शन में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इसी का रिजल्ट है कि कभी कभी आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति हैं या जो अनुसूचित जनजाति हैं या जो स्त्रियां वगैरह हैं उनके ऊपर अत्याचार होने लगता है, एट्रोसिटी के केस आते हैं। आपने देखा होगा कि SC ST पे अटैक हो गया, स्त्रियों पे अटैक हो गया, क्योंकि वो डिप्राइव्ड क्लास है। अब वो अपनी मांग, अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहा है, तो जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो अपर या प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी है, वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रिविलेज वो ले रहे थे पिछले सिस्टम से, अब प्रिविलेज उनको नहीं मिलेगा। तो अब इन दोनों सेक्शन के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें यही इंफॉर्मेशन है आपका कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें रैपिड चेंज आ रहा है। इस रैपिड चेंज आने के कारण जो डिप्राइव्ड क्लास है वो अपने राइट्स के लिए वॉइस रेज कर रहा है, और उस वॉइस रेज करने के कारण सोसाइटी का वो सेक्शन जो पहले से प्रिविलेज रहा है या पहले से जो है एडवांटेज ले रहा है वो अनकंफर्टेबल हो जा रहा है, और उसके अनकंफर्टेबल होने के कारण इस दोनों सेक्शन में कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। और इसी का रिजल्ट है कि कभी कभी आप देखते हैं कि SC ST या वीमेन वगैरह पे अत्याचार वगैरह होता है। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम का इंडिया में होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी कोई रैपिड चेंज होता है तो बहुत सारा टर्बुलेंस होता है, और टर्बुलेंस में जो है बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है, और इंडिया जो है अभी चेंजेस के स्टेज से गुजर रहा है। 90s के दौर से ही जो है इंडिया में रैपिड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है, और उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो दीज वर दी 5 मेन रीजन्स जिसके कारण इंडिया में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपके मेंस के क्वेश्चंस में भी अपीयर हो सकता है, तो इसलिए आप इसको गौर से करिएगा। अभी थोड़ा सा जो है इसमें और एक पार्ट बच गया है, उस पार्ट को मैं डिस्कस करके और फिर जो MCQ है और जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो पहला अगला सेशन हमारा आएगा उस अगले सेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।